हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप लोग का। बहुत मस्त होंगे। आप लोग का फिजिक्स क्लास के चैलेंज बैच का दूसरा दिन है। आप लोग के लिए 30 दिन का जो बैच रखा गया था, इसमें से आप लोग को डे 2 दिन है, डे मतलब दूसरा दिन पे आप लोग हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जिसका चैप्टर है उसके बारे में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर में आप लोग को बिल्कुल बेसिक से आप लोग को मॉडर्न तक ले दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कहाँ की ओर। अब हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं, आप लोग का टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए, आप लोग का पहला जो है कल पढ़ा दिए थे पहला क्लास में, और आगे इसमें न्यूमेरिकल है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को आप लोग देखिए अच्छे से, क्योंकि इसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव यहाँ से 1 नंबर पूछेगा ही, हो सकता है सब्जेक्टिव कभी कभी पूछ देता है। तो इसमें पहले हम लोग न्यूमेरिकल की ओर चल रहे हैं, और न्यूमेरिकल आप लोग का यहाँ है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल दिया है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल सोच रहे बता ही दे। तो चलिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, याद रखिएगा, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी को ज्ञात करना है। तो आपका वक्रता त्रिज्या आर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और इसकी फोकस दूरी एफ आप लोग का ज्ञात करना है। तो आप लोग को हम पहले क्लास में बता दिए हैं, और आप लोग का चैप्टर है ऑब्जेक्टिव में भी दे दिया गया है। ठीक है, आप लोग का एक फॉर्मूला होता है एफ बराबर, याद रखिएगा बाबू, एफ बराबर r/2। क्या होता है? r/2। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखिए एफ बराबर आर का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। समझ गए ना? 20 सेंटीमीटर और बाई 2, इसको कैंसिल कीजिएगा हम लोग, तो कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग कुछ कुल मिलाकर बात यहाँ पे आ जाएगा, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। समझ पाए होंगे? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की ओर हम लोग फिर बढ़ते हैं। समझ पाए? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का है। अगर आप लोग इसको सीख गए होंगे, और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है ऑब्जेक्टिव के लिए, एफ बराबर r/2, या तो आप लोग r बराबर 2f लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप लोग के लिए, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए, और यहाँ से भी आप लोग को 1 नंबर में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए, तो यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। समझ पा रहे होंगे ना? तो चलिए, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फिर आप लोग को यहाँ एफ ज्ञात करने के लिए पूछा है, और जिसकी वक्रता त्रिज्या आर बोले तो 32 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मैंने अभी डायरेक्ट फॉर्मूला अभी तुरंत बताया है आप लोग के लिए। एफ बराबर क्या होता है बाबू? एफ बराबर क्या होता है? r/2। क्या होता है? r/2। तो एफ बराबर आप लोग को तो पता ही चल गया होगा, यहाँ पर आर का मान देल है। ठीक है, तो आर बराबर r/2, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 16 सेंटीमीटर। समझ पा रहे होंगे ना? इसी तरीके से आप लोग का ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार से आएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से बना पाइएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2 या r=2f। समझ पा रहे होंगे आप लोग? समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ से VVI ऑब्जेक्टिव इसको कह लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में रहता ही, आप सेट मारिए और ऐसे भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की और नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए, आप लोग के परावर्तन पढ़ा दिए हैं, अब आ रहा है हम लोग को अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन के बारे में हम लोग अच्छे से भी समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आप लोग को बहुत ज्यादा बार, हर एक बार एग्जाम में लगता है 1-2 साल बीच करके पूछ ले, हो सकता है ये साल आप लोग के लिए हो, तो ये साल आप लोग को इस टॉपिक को अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले मुझे देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके और अपवर्तन के नियम को लिखे। समझ गए होंगे मेरे प्यारे साथियों? चलो, तो यहाँ पर बच्चों लोग, चलिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ध्यान रखिएगा, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिएगा, जब आप किसी लाइन में जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, अगर आप किसी लाइन में चल रहे हैं, अगर आपका माइंड इधर उधर होता है तो आपका पथ भटक जाता है। समझिए, अगर आप लोग अभी 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर माइंड को आप लोग इधर उधर कीजिएगा तो आपका रास्ता तो भटक जाएगा, आप तो 10th में अच्छे से रिजल्ट नहीं ले पाइएगा। तो 10th हो 12th हो, अपन मार्ग को बना के रखिए, अपने रास्ता को, और उस रास्ता को एक आप लोग गोल होता है। जैसे अभी आप लोग 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये गोल है आप लोग का, क्या करना है 10th में आप लोग का रिजल्ट अच्छे से लेना है। ठीक है, तो आपका गोल क्या है, अगर उस गोल पे तैयारी नहीं कीजिएगा तो आप लोग का रिजल्ट नहीं होगा। तो उसी तरीका से इसमें भी क्या होता है, किसी रास्ता बदलता है तो इसका पथ भी क्या हो जाता है, मुड़ जाती है, मतलब अलग डायरेक्शन में चली जाती है, जिसके इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के भी 2 नियम है। ठीक है,
आप परावर्तन के भी दो नियम पढ़ाए थे और यहाँ अपवर्तन के भी दो नियम है, इसके बारे में हम लोग समझ जाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। आगे की ओर प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है बाबू? दो नियम है। इसको आप लोग अच्छे से क्योंकि इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होती है। अपवर्तन के भी दो नियम है और परावर्तन के भी दो नियम है। चलते हैं आगे की ओर। आप पहला नियम बाबू ध्यान से देखिएगा, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ठीक है, आती है और वहां से इधर उधर भागने की क्रिया करती है और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। समझ पा रहे हो ना? मान लीजिए सपोज डेट आपको यहाँ पे कुछ है, समझ जाइए, यहाँ पे एक कुछ है, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे आप लोग के लिए कुछ है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ से कोई आती है किरण और यहाँ से निकल जाती है और यहाँ पर टुकराती है ना जी, और तीनों को क्या होता है, एक बिंदु पर मिल मिलाप होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। मतलब चलिए अपवर्तन कहते हैं। अब दूसरा आता है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या के नियतांक अनुपात के एक नियतांक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। और बहुत अच्छी ये याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे लोग, देखिए स्नेल का नियम आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। स्नेल का नियम होता है साइन आई बट्टा साइन आर, साइन आई बट्टा साइन आर बराबर म्यू। क्या होता है? म्यू, ऐसे करके म्यू होता है। क्या होता है? म्यू होता है। ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है VVI 4 10th एग्जाम के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग स्नेल के नियम को याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब यहां से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से इसको अच्छे से आप लोग सीखिए। तो चलिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। अब देखिए दो वस्तु है, उस दोनों के बीच में कंपेयर करना है, आखिर ये दिखती कैसी है। तो इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर लेते हैं। और जितना चीज आप लोग के पढ़ा रहे हैं वो सारी की सारी नो बकवास, ओनली आप लोग के टॉपिक और टॉपिक पर चल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा बकवास नहीं करना है आप लोग को, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के एग्जाम पे हम लोग को तैयारी फोकस करना है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों देख लेते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस, टू पार्ट्स, दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। उत्तल लेंस यह किनारे पर पतला होता है। मेरे प्यारे साथियों आप लोग यहाँ देखिए, आप लोग सेम आकार का, ये उत्तल हो गया आपका और ये आपका अवतल हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को आप लोग बस पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते जाइए, ताकि आप लोग का हर एग्जाम में कोई डाउट ना रहे। मतलब पढ़ाने का क्या मेरा फायदा जब आप लोग को डाउट क्लियर ना कर पाए, ठीक है। तो इसलिए सोचिए किसी आप लोग का प्रैक्टिकली के तरीका से आप लोग को सिखा दिया जाए। जैसे सामने ही देखो, उत्तल लेंस यह किनारे पर पतला होता है और बीच में, देखो मेरे प्यारे बच्चों, यह क्या होता है? किनारे पर पतला है ना, और ये देखिए बीच में मोटा है। पहला क्लियर। दूसरा अवतल लेंस यह किनारे पर मोटा होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चे लोग, यहाँ पर क्या है? ये मोटा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ? और बीच में धसल है यानी पतला है। तो समझ पा रहे हो? चलिए, और इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। याद रखिएगा, इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, और इसमें होता है केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसकी प्लस होता है। और यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे साथियों लोग, यहाँ पर भाई मिस प्रिंटिंग हो गया है, इसका ऋणात्मक होता है, ठीक है, ऋणात्मक होता है। इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि इसका ऋणात्मक होता है। उत्तल का जो होता है मेरे प्यारे बच्चे लोग, उत्तल का होता है प्लस में, और इसका जो होता है अवतल का होता है वो आप लोग का माइनस में होता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। चलिए अब आगे, इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है ना हम लोग को दर्पण में होता है। इसका बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? दर्पण में होता है। इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। देखिएगा, अब दर्पण में आप लोग को हम पढ़ाए हैं, दर्पण में बनाए हैं, उत्तल में क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है उत्तल में। और अवतल में उसमें क्या होता था? बड़ा बनता है, लेकिन इसमें क्या बनता है? छोटा बनता है। इसका जस्ट उल्टा आप लोग को क्या होता है? बनता है। तो चलिए आगे की ओर फिर बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग, बढ़े आगे। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग का इसमें बहुत बार एग्जाम में पूछ रहा है, हो सकता है अगली बार आपसे भी पूछा जा सके। तो आप लोग एक एक चीज को अच्छे से पढ़िए और एकदम बारीकी तरीका से। आप लोग का 10th में बहुत सारा अच्छा मार्क्स होने वाला है, क्योंकि आप लोग को लिए ऐसा चीज को कर रहे हैं ताकि आप लोग के लिए कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें लेंस से होकर गुजरने के बाद एक बिंदु पर
मिलती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आप लोग को हम अभी तुरंत बताए हैं उत्तल लेंस का आप लोग दिखते कैसे हैं। तो आप देखिए उत्तल लेंस आखिर आप लोग को दिखेगा कैसे। तो उत्तल लेंस आप लोग का ये है, अभी तुरंत बताया ना जी। उत्तल लेंस आप लोग का ये है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये ऐसे आता है और ये जैसे होता है ना, यहाँ से किरण आ के यहाँ से जो आएगा तो एक ऐसे किरण आती है, ठीक है। तो ये बाद में जाकर क्या होता है, एक मुख्य अक्ष पर क्या होता है, ज्वाइंट हो जाता है। लेंस से गुजरने के बाद क्या होता है, ये ज्वाइंट हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना, ऐसे ही है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे लोग। चलिए तो अब आते हैं अवतल लेंस। चलिए थोड़ा आप लोग के लिए थोड़ा सा चलिए इधर उधर करके देख लेते हैं ताकि आप लोग को पूरा क्लियर दिखे। चलिए थोड़ा सा इधर, चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में गलत कर देते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस उत्तल को कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूजन मत होइएगा और आप लोग अच्छे से इसको लिख के और जैसे होता है आप लोग उसको वैसे याद कीजिए, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आप लोग के लिए। चलिए तो फिर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, चलिए आप लोग। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, याद रखिएगा, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें लेंस से होकर गुजरने के बाद एक ही बिंदु से निकलती हुई मालूम पड़ती है, इसलिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। अवतल को क्या कहेंगे बाबू, अवतल को क्या कहेंगे, अपसारी। और अभिसारी किसको कहेंगे, अभिसारी किसको कहेंगे, अभिसारी बाबू किसको कहेंगे, अभिसारी कहते हैं हम लोग उत्तल को, उत्तल को कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना। चलिए अब इसमें उसका डायग्राम बता दिए थे, अब हम इसका भी डायग्राम आप लोग के लिए बता देते हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाइएगा, क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिकली तरीका से सीखा हुआ चीज हमेशा के लिए याद रहती है। तो इसलिए हम आप लोग के लिए इसका प्रैक्टिकली भी बता देते हैं ताकि आप लोग इसको, चलिए आप लोग पहले यहाँ पर बना लीजिए क्या चीज, ये आप लोग को उत्तल है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आएगी और यहाँ से होके और यहाँ से सब अपना अपना डायरेक्शन में ये तो जाएगा, लेकिन यहाँ से ये अपने पथ से क्या होगा, यहाँ से मतलब बिखर जाएगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से इसको आप लोग ऐसे देख पाइएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली सवाल आप लोग के लिए है, क्योंकि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीका से देखिएगा, हम समझा भी देते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक को लिखे, ठीक है, इसका एसआई मात्रक को लिखे। देखिए लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, याद रखिएगा। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। जैसे P बराबर 1/f, आप लोग को यहाँ पर लिखा गया है P बराबर 1/f। अब आगे क्यों, हॉट्स पॉइंट में आप लोग को यहाँ पर दे दिए। हॉट्स पॉइंट जानते हैं इस कोचिंग का क्या रहता है, हॉट्स पॉइंट में हम उस सवाल को देते हैं मतलब जिसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाएगा, 100% पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग को यहाँ हॉट्स पॉइंट, हॉट्स का मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जहां से आप लोग ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा, ना कि सवाले नहीं है, ठीक है। तो चलिए लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग, डी से सूचित करते हैं, और यह डायोप्टर होता है, ठीक है। तो लेंस की एसआई मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चे लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, बढ़े ना। चलिए अब यहाँ पे आते हैं बच्चे लोग, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर एक मतलब 1-2 साल के गैप पे, ठीक है। तो आप लोग इसको आप लोग अच्छे से देखिए और इसको आप लोग अच्छे से हो सकता है तो कॉपी पे लिख के याद कीजिए, और क्लास में आप लोग को विजुअल टाइप से बता दिया जाता है ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। हीरे का अपवर्तनांक कितना है, 2.42 है। हीरे का अपवर्तनांक कितना है मेरे प्यारे साथियों, 2.42 है। इस कथन का अभिप्राय क्या है, आते हैं देखते हैं, जो कि काफी अधिक है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, जो काफी अधिक है, इसके लिए हीरा सघन माध्यम है, इसलिए इसमें प्रकाश का वेग बहुत ही कम होता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों लोग, आप याद रखिएगा ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव है, और ये ऑब्जेक्टिव आप लोग से एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग घबराइए नहीं और आप लोग अच्छे से पढ़िए, और आप लोग को इसमें बहुत सारा
सवाल अभी आज क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, क्योंकि आज डे 2 है और ये डे 2 में आप लोग अच्छे से कीजिए और देखिए क्लास में क्या मजा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे लोग, देखिए किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करे। एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करना है। देखिए जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है, मतलब कोई लेंस है यहाँ पर जिसका फोकस दूरी क्या होता है 1 मीटर होती है, तो उसे हम लेंस की उसे लेंस की समांतर को एक डायोप्टर कहा जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए आगे। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करते हैं। चलिए, कांच की सिल्ली, यहाँ पर सिल्ली दीजिएगा, सिल्ली गलती हो गया ऐसा। कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और आप लोग को यहाँ पार्श्विक विस्थापन कल हम बताए थे 11 तक, और आप लोग को आज 10 मतलब जो क्वेश्चन था इसको आप लोग सोल्व आउट करवा चुके हैं। और आप लोग विश्वास है, आप लोग मतलब पढ़िए, रेगुलर पढ़िए और क्लास को प्रत्येक में अटेंड कीजिए। और आप लोग के लिए अगर चैनल पे नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन वीडियो 10th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप लोग की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती रहेगी और आपका क्लास जो है रेगुलर होते रहेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइए एलएस ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, एलएस ऑनलाइन क्लास पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग इस वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जय हिंद लिखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी इसका आप लोगों को चैलेंज बैच के डे 2 खत्म हो चुका है। अब हम लोग मिलते हैं डे 3 में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।